जय हिंद दोस्तों, आप सभी को एसएससी क्लासेस में स्वागत है। संविधान का जैसे कि देख रहे थे सीरीज, तो पीछे हम लोग संविधान में पढ़े थे। संविधान का भाग पूरा पढ़ लिए थे, प्रमुख भाग। अब वही संविधान के प्रमुख भाग के बाद आज देखेंगे हम लोग भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। तो भारतीय संविधान के अनुसूचियाँ तो कल उस समय देखे थे, तो उसी में हम लोग देख लिए थे क्या है कि 22 भाग 12 अनुसूचियाँ और 395 अनुच्छेद। तो 12 उसमें देखे थे कितनी अनुसूचियाँ थी, तो 12 अनुसूची। तो देख लिए थे कि 12 अनुसूची में आप लोगों का 8 अनुसूची थी। 8 अनुसूची जो क्या था, मूल संविधान में आपका 8 अनुसूची थी। लेकिन क्या है कि बाद में 4 अनुसूची को और इसमें जोड़ दिया गया। इसी स्वरूप को आगे देखते चलेंगे। तो अनुसूची फर्स्ट में और विषय क्षेत्र देख लेंगे। तो पहला में है राज्य के नाम और न्यायिक क्षेत्र। मतलब कि क्या है कि पहला वाला में देखना है कि राज्य का नाम और न्यायिक क्षेत्र। तो राज्य के नाम में क्या है कि अब देख लिए हैं कि कितना 28 राज्यों का नाम, 28 राज्य अब प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश। अब यही 8 इसमें क्या है, तो फर्स्ट अनुसूची में इसकी चर्चा की गई है। अब इसी स्वरूप में देखेंगे तो इस पहला ही में क्या नाम रखा गया, 69वां संविधान संशोधन। 69वां संविधान संशोधन में क्या कर दिया गया, 69वां संविधान संशोधन करके दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बना दिया गया। दिल्ली को क्या बना दिया गया आपको, 69वां संविधान संशोधन करके दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी। और उसके बाद जानते हैं कि 2 जून 2014 इसमें क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश से अलग क्षेत्र क्या कर दिया, एक तेलंगाना का निर्माण कर दिया गया। तेलंगाना का निर्माण कर दिया। और इसी स्वरूप में क्या हुआ कि 2019 में जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को क्या कर दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दी गई। अब इस स्वरूप में ये क्या है, पहला राज्य का नाम न्यायिक क्षेत्र। अब इसी में क्या है कि अभी 28 राज्य है वर्तमान में और आपका 8 केंद्र शासित प्रदेश है। सेकेंड में चलेंगे दूसरा अनुसूची में। तो दूसरा अनुसूची में आपका है वेतन और भत्ते। वेतन मतलब वेतन, भत्ता और पेंशन से संबंधित, मतलब कि वेतन दी जाएगी। तीसरा अनुसूची में उल्लेख किया गया भत्ता और पेंशन। तो इसमें है कि राष्ट्रपति का वेतन भत्ता, उसके बाद है राज्यपाल, उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष, उसके बाद है उपाध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष का, उसके बाद राज्यसभा का अध्यक्ष का वेतन भत्ता और पेंशन, फिर उसके बाद राज्यसभा का उपाध्यक्ष, उसके बाद है हाईकोर्ट के न्यायाधीश, उसके बारे में है, उसके बाद है आपका सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, उसके बाद है कि विधानमंडल के सदस्य, जो भी विधानमंडल के सदस्य उसके बाद है और विधानसभा अध्यक्ष, CAG, भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि इसका। उसके बाद है विभिन्न इसके, ये सभी को क्या किया गया है कि भाग 2 के तहत वेतन, भत्ते और पेंशन से संबंधित अनुच्छेद किया गया है। तीसरा वाला में देखेंगे तीसरी अनुसूची। तो तीसरी अनुसूची में देखिएगा विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ। विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ है। शपथ का प्रावधान है। तो संघ के मंत्री जैसे कि प्रधानमंत्री, संसद के सदस्य, उसके बाद राज्य मंत्री, विधानमंडल आदि का प्रावधान किसमें किया गया है, तो आपका अनुसूची 3 में। उसके बाद है राज्यसभा, उसके बाद अनुसूची 4। अनुसूची 4 में है आपका राज्यसभा में सीटों का आवंटन। मतलब कि क्या है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन का प्रावधान किया गया है कि जानते हैं राज्यसभा कहाँ है, विधानसभा के क्षेत्र से चुनकर आता है।
प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। तो अब जो यहाँ पे है तो राज्यसभा में सीटों की प्रत्येक राज्य से चुनकर जो जाएगा उसका प्रावधान किसमें किया गया है, राज्यसभा के सीटों का प्रावधान अनुसूची 4 में। उसके बाद है अनुसूची 5। अनुसूची 5 में है आपका अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन से संबंधित, मतलब अनुसूची 5 में आपका अनुसूचित जाति और जनजाति मतलब एससी और एसटी को क्या है विशेष प्रावधान किया गया है किसमें, तो आपका अनुसूची 5 में। अब देख लेंगे कि अनुसूची 6 में है आपका विशेष, मुख्य रूप से विशेष प्रावधान किया गया है। इसमें किस कौन कौन से, तब मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का प्रावधान है। तो देखिएगा इसका शॉर्ट कर लीजिएगा, ट्रिक है कि कहेगा किस अति अनुसूचित किसके तहत, तो अनुसूचित 6 के तहत। अनुसूचित 6 के तहत में कौन कौन से राज्य का विशेष प्रावधान किया गया है, तो 4 राज्य का विशेष प्रावधान है। इसका शॉर्ट फॉर्म लिख लीजिएगा MATM। MATM, M से लिख लीजिएगा मेघालय, M से लिख लीजिएगा आप लोग मेघालय, और उसके बाद A से आप लोग लिख लीजिएगा असम, T से आप लोग लिख लीजिएगा त्रिपुरा, M से आप लोग लिख लीजिएगा मिजोरम। तो यही शॉर्ट है कि क्या है कि अनुसूची 6 में कौन कौन सा इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे, तो MATM, M से मेघालय, A से असम, T से त्रिपुरा, M से मिजोरम का प्रावधान किसमें किया गया, विशेष प्रावधान की गई है किसमें, तो अनुसूची 6 में। अनुसूची 7 में देखेंगे केंद्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन। अनुसूची 7 है उसमें क्या दिया है, केंद्र और राज्य में शक्तियों का विभाजन। अब स्पष्ट देख दिया कि क्या है, राज्यों के संघ से मिलकर बनी हुई है, और जब राज्यों के संघ से मिलकर बनी हुई है तो उसमें शक्तियों का विभाजन किया गया, इसमें अनुसूची 7 में कर दी गई, जिससे क्या हो, केंद्र और राज्य के बीच टकराव न दिखे, प्रशासन सही रूप से चल सके, और क्या हो जाए कि राज्य के में केंद्र और राज्य के बीच टकराव नहीं दिखने के लिए इसमें स्पष्ट विषय को बांट दिया गया कि कौन सा क्षेत्राधिकार किसके अधीन होगी से। तो अब देखें केंद्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन, तो इसमें 3 सूची दी गई है, इसमें 3 सूची है, 3 सूची को देख लेंगे 7वीं अनुसूची में। तो 3 सूची है आपका, 3 सूची में बांटी गई है। इस 3 सूची में है एक संघ सूची, दूसरा है आपका राज्य सूची, और तीसरा है आपका समवर्ती सूची। यही तीनों में बांट दिया गया कि संघ का जो विषय है वो संघ के क्षेत्राधिकार के तहत रहेगी, और राज्य की सूची का जो क्षेत्राधिकार है वो राज्य की। तो अब देखेंगे संघ सूची, तो संघ सूची में उस समय में कितना विषय था, तो संघ सूची में अभी 97 विषय है, पहले इसमें था 100 विषय। राज्य सूची में अगर देख लिया जाए तो राज्य सूची में उस समय पहले था कितना विषय, तो 66 विषय, इसको घटा करके अब कर दिया गया है वर्तमान में 61 विषय। अब समवर्ती सूची में देख लिया जाए तो समवर्ती सूची में पहले कितना था, तो 47 विषय, 47, अब कर दिया गया इसमें कितना विषय, तो 52 विषय। यही है आपका संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय, और समवर्ती सूची में कितना है, 52 विषय। अब जो संघ सूची है वो संघ सूची किसके अधीन होती है, तो केंद्र सरकार के अधीन। अब जो संघ होगा उसमें क्या होगा कि डायरेक्ट जो भी विषय है वो केंद्र के क्षेत्राधिकार है, और केंद्र सरकार भी इस पे क्या कर सकती है, इस विषय पे कानून बना सकती है। जो राज्य सूची दी गई है, राज्य सूची पे किसका क्षेत्राधिकार है, राज्य सरकार की, राज्य कानून बना सकती है। लेकिन अगर राष्ट्रीय आपात
घोषणा हो जाए या तो क्या करे कि जो संसद सदस्य है राज्यसभा संसद क्या कर दे, पारित कर दे कि उस राज्य में क्या करना है, केंद्र कानून बना सकती है, तो उस अनुसार क्या होगी कि राज्य सूची के तहत राज्य सूची में केंद्र भी कानून बना सकते हैं। उसके बाद है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची ये हो गई। तो इसमें क्या हो जाता है कि इसमें जो भी विषय है वो केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। जैसे कि स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, ये क्या है, समवर्ती सूची है। लेकिन अगर किसी क्षेत्र पे राज्य भी कानून बना लेते हैं, आपका क्या हो जाए कि राज्य भी आपका कानून बना ले और केंद्र सरकार भी कानून बना ले, तो ऐसे में क्या हो जाएंगे कि आपका केंद्र का कानून मान्य होगा, राज्य का कानून स्वयं ही खत्म हो जाएगी। यही आपकी 3 सूची दी हुई है। कौन कौन? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब 8वां में चलेंगे। 8 में को देख लेंगे। तो 8वीं अनुसूची में आपका 8वीं अनुसूची में है संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं। संविधान में क्या है, इसमें दिया गया 8वीं अनुसूची में आपका दिया गया संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं। तो पहले संविधान को अगर देख ले जाए तो इसमें मूल संविधान में अगर देखें तो मूल संविधान में कितने भाषाएं थे? तो मूल संविधान में आपका 14 भाषा थी। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। 14 भाषाएं थी। लेकिन क्या कर दिया गया कि अभी वर्तमान में कितना है 8वीं अनुसूची में? तो वर्तमान में 22 भाषा। वर्तमान में कितना भाषा है आपका? 22 भाषा है। अब जो 14 के बाद जो भाषाएं जोड़ी गई उस स्वरूप को देख लेंगे। तो मुख्य रूप से जो भाषा जोड़ी गई तो अब देखेंगे, इसका नोट कर लीजिएगा। 1967 में आपका सिंधी को जोड़ा गया। 1967 में सिंधी और 1992 में फिर संशोधन। 1992 में आपका कोंकणी, मणिपुर तथा नेपाली। कोंकणी, मणिपुर तथा नेपाली, ये 3 को जोड़ा गया 1992 में आपका कोंकणी, मणिपुर, नेपाली। उसके बाद 1992 के बाद आपका जोड़ा गया 2004 में। 2004 में आपका जोड़ा गया मैथिली, उसके बाद है संथाली और डोगरी। संथाली और डोगरी, यही 3। अब देखेंगे 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा कितना प्रति भाषाएं हैं? तो मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं है। तो इस 22 भाषा में शुरू मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो मूल संविधान में आपकी 14 भाषाएं थी। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो 8 भाषाएं हैं। 1967 में पहला बार किसको जोड़ा गया? तो सिंधी को जोड़ा गया। 1992 में किसको जोड़ा गया? तो कोंकणी, मणिपुर, नेपाली को जोड़ा गया। 2004 में किसको जोड़ा गया? तो मैथिली, संथाली और डोगरी भाषा को जोड़ा गया। अब नेक्स्ट चलेंगे आगे। 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची आपका है भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से। भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से। तो जो ये 9वीं अनुसूची है, ये 9वीं अनुसूची आपको कब जोड़ा गया था? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में भूमि सुधार से। तो अब कहा गया कि इसमें कितना है, राज्य द्वारा जो संपत्ति अधिनियम है, अधिनियम अधिग्रहण है, तो उस पे कहा गया क्या कि इसमें कितना है 284 अधिनियम है। तो कहा गया कि जो भी भूमि 9वीं अनुसूची में ये है तो 1951 इसमें क्या कर दिया गया कि 284 अधिनियम बनाई गई और कहा कि इसके जो इसमें विषय है 284 अधिनियम में, इसमें हस्तक्षेप क्या कर सकती है? न्यायालय नहीं कर सकती। इस 9वीं अनुसूची में जो भी विषय दी गई है
उस विषय पर क्या करेगी, न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। लेकिन 11 जनवरी 2007 11 जनवरी 2007 को मुख्य रूप से क्या किया गया कि सुप्रीम कोर्ट में केस गया, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा केस के जजमेंट में कहा गया क्या कि जो क्या है 1975 से पहले की जो 24 अप्रैल 1975 का जो विषय है उस पे क्या कर सकता है कोर्ट, इस पे क्या कर सकती, जांच नहीं कर सकती है। लेकिन उसके बाद का जब केस हो तो उसमें कर सकते। फिर क्या किया गया कि 11 जनवरी 2000 केस को, इसी केस में जजमेंट में कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया कि आप 9वीं अनुसूची में क्या है सुधार नहीं कर सकते, लेकिन अगर मौलिक अधिकार से संबंधित, किससे संबंधित, अगर मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो मौलिक अधिकार क्या कर सकती है, 9वीं अनुसूची में जांच कर सकती है। अगर मौलिक अधिकार का विषय हो तब, अगर मौलिक अधिकार का विषय नहीं है तो क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कर सकती है, बाध्य नहीं होंगी। उसके बाद 10वां में देखेंगे 10वीं अनुसूची, तो 10वीं अनुसूची में है आपका दल बदल, क्या दिया गया है, दल बदल से संबंधित है 10वीं अनुसूची। तो दल बदल क्या होता है सो देख लेंगे। तो दल बदल आपका जोड़ा गया 52वां संविधान संशोधन 1985। दल बदल कब जोड़ा गया, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में कहा गया कि दल बदल से संबंधित में 1985। तो दल बदल आखिर होता क्या है, तो दल बदल के रूप में समझ जाइए कि दल बदल क्या है कि इसमें जो सरकारें हैं, अब क्या हुआ कि कोई प्रतिनिधि चुन करके आया किसी विधानमंडल में, या क्या है कि वो चुन करके आने के बाद अगर वो क्या कर ले कि दूसरे में चले जाए, जिस पार्टी से चुन करके आई है, ऐसे समझ लीजिए कि कोई पार्टी से, एक पार्टी से, राजनीतिक पार्टी से चुन करके आए और वो क्या है चुनने के बाद दूसरे बात क्या करे कि वो अपना जिस दल से चुने हैं, जिस पार्टी से, उसको छोड़ करके, त्याग करके दूसरे में चले जाए, तो क्या हो जाएगा कि उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा। ऐसा क्यों किया गया कि राजनीति मुख्य रूप से क्या भ्रष्टाचार का या लोभन ज्यादा बढ़ रहा था, इसीलिए कि अब जिस पार्टी के सिंबल से चुन करके आए हैं आपको क्या होगा उसी पार्टी से। इसमें एक क्राइटेरिया रखी गई कि कितना, तो 2/3। अगर आप क्या कर रहे हैं, अब जिस पार्टी से चुन करके आए हैं, आपका जो सदस्य है 2/3 सदस्य अगर क्या है उस पार्टी को छोड़ करके दूसरे में चला जाता है, सदस्यता आपको छोड़ देती है, तो वो क्या हो जाएंगे, बर्खास्त नहीं होंगे। यही क्या है आपका दल बदल, कि चुना गया जिसके साथ उसको छोड़कर चला गया और दूसरे के साथ क्या हो गया है उसके समर्थन में चला गया, वही होता है दल बदल। क्या है 10 में। उसके बाद 11 नंबर में है पंचायती राज से संबंधित। 11 में क्या है कि पंचायती राज से संबंधित दिया गया है कि भारत में क्या हो जाएगी, स्थानीय रूप से, मुख्य रूप से आपका स्थानीय पंचायती राज से संबंधित। इसमें कितना विषय दिए गया है, तो इसमें आपका 29 विषय दी गई है। कितना विषय, 29 विषय आपको दी गई है। और इसमें क्या है पंचायती में त्रिस्तरीय ढांचा कैमा संशोधन में जोड़ा गया, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में लाया गया। 73वां संविधान संशोधन 1992 में लाया गया। त्रिस्तरीय ढांचा होगी, इसी के बारे में चर्चा की गई और स्थानीय रूप से क्या हो जाएगा, प्रशासन को चलाई जाएगी। अब देखेंगे कि भाग अनुसूची 12 में, तो अनुसूची 12 में है आपका क्या, नगर पालिका और नगर प्रशासन। क्या है, नगर पालिका और नगर प्रशासन। इसमें देखेंगे कि जो क्षेत्र शहरीकरण हो गई है, जो क्षेत्र शहरीकरण हो गए वहां पे क्या होगा, नगर पालिका और नगर प्रशासन होगी। जिस तरह से वहां पे ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे क्या चलेगा, अति पंचायती, और जहां पे शहरीकरण हो गई है वहां पे होगा नगर पालिका या नगर प्रशासन। ये भी मुख्य रूप से 3 रूप से देखा जाएगा, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम।
यही 3 तरह से। अब यही पूरा आप देख लिए 12 अनुसूची के बारे में। अब आगे देखेंगे हम लोग अनुसूची के बाद कि संविधान का मुख्य रूप से संविधान का प्रस्तावना देखेंगे कि आगे प्रस्तावना क्या है, सो यही प्रस्तावना के स्वरूप को देख लेंगे। आगे संविधान का ये क्या है आप लोगों का, ये संविधान की जो वीडियो है सीरीज लगातार चलते रहेगी। आप लोग क्या करें, सब्सक्राइब कर दे एसएससी क्लासेस को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको रोज क्लास रेगुलर इस पे पूरा संविधान ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराई जाएगी। जैसे संविधान हो गया, उसके बाद इतिहास हो गए, उसके बाद ज्योग्राफी है, रीजनिंग है, मैथ है, सभी चीज़ आपको क्या हो जाएगा कि लगातार रोज क्लास आपको दिया जाएगा। इसलिए एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा लें। जय हिंद दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।